नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 77 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 77 को। यह आपकी 1 फरवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम हिस्ट्री इतिहास की 3rd चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया भारत में राष्ट्रवाद को पढ़ना जारी रखेंगे। ये इस चैप्टर की 8th वर्कशीट रहेगी। पिछली कुछ वर्कशीट से हमने असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 से होती है। हालांकि इसके बारे में फैसला वो 1920 दिसंबर में ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन के कई सारे उद्देश्य थे, जैसे खिलाफत आंदोलन है उसको सपोर्ट करना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, और सबसे महत्वपूर्ण जो मांग थी असहयोग आंदोलन की वो था स्वराज। स्वराज का अर्थ होता है सेल्फ रूल, यानी कि हम चाहते थे कि हमें अपनी शासन व्यवस्था सौंप दी जाए, हम खुद अपना शासन चलाएंगे। उसके बाद ये जो आंदोलन है उस वक्त का सबसे बड़ा आंदोलन था, जो देशव्यापी आंदोलन था। देश के अलग अलग वर्गों ने, अलग अलग समुदायों ने इसमें भाग लिया था। लेकिन इस आंदोलन की एक कमजोरी थी कि अलग अलग वर्ग जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया था उनके लिए स्वराज का अलग अर्थ था, यानी कि वो भाग तो ले रहे थे लेकिन उन्होंने स्वराज का अपने अनुसार अलग ही अर्थ निकाल लिया था। जैसे अवध के जो किसान थे, या फिर आंध्र प्रदेश के जो आदिवासी थे, या असम के चाय बागान के जो मजदूर थे, भाग तो लिया लेकिन उन्होंने अपने अनुसार स्वराज का अर्थ निकाला, जिससे ये आंदोलन उतना बड़ा प्रभावशाली नहीं रह पाया जितना कि होना चाहिए था। उसके बाद आंदोलन ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फरवरी 1922 में एक हिंसक घटना घटित होती है। यह घटना घटित होती है यूपी में गोरखपुर के पास चोरी चौरा नामक स्थान पर। वहां पर एक पुलिस थाने को आग लगा दी जाती है और उस घटना में 22 पुलिस वाले जिंदा जलकर मर जाते हैं। गांधी जी क्योंकि हिंसा के प्रयोग के बिल्कुल खिलाफ थे, सख्त खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उसके साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और इसका मुख्य कारण ये था कि पहला कारण, वो गांधी जी से नाराज थे क्योंकि उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। दूसरा, वो चुनाव लड़ना चाहते थे। उसके बाद गांधी जी पूरे देश में निकल जाते हैं ताकि लोगों को अच्छे से जो सत्याग्रह उसके लिए तैयार किया जा सके, लोगों को समझाया जा सके कि हमें अगला आंदोलन कैसे करना है। इसी बीच 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है और साइमन कमीशन की नियुक्ति की जाती है कि वो भारत में आएंगे और भारत में सुधार से संबंधित कुछ सुझाव देंगे। अब 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आता है तो हर जगह काले झंडे उनको दिखाए जाते हैं और उनका विरोध किया जाता है गो बैक साइमन के नारों के साथ। इसका कारण यह था कि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अब भारतीयों को लगता था कि ये सारा ढकोसला है, दिखावा किया जा रहा है, क्योंकि अगर वास्तव में वो चाहते कि भारत में कुछ सुधार किया जाना है तो यहाँ पर किसी एक भारतीय नेता को जरूर शामिल किया जाता। उसके बाद जब ये तय हो गया कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटने वाले और ये एक बड़े आंदोलन की तैयारी करें, तो उसी वक्त लॉर्ड जो इरविन है, वायसराय जो उस वक्त के थे, वो एक नया ऑफर लेकर के आते हैं। वो ऑफर लेकर के आते हैं कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा और इसके लिए हम बैठ करके बात करेंगे। कहाँ बात करेंगे? लंदन में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन उसमें भी ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते गांधी जी और कांग्रेस पार्टी। अब इसी के बीच में 1929 में 1929 में लाहौर में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होता है, जो कि एक ऐतिहासिक अधिवेशन होता है। उसमें कई सारे निर्णय लिए जाते हैं। जैसे पहली बार कोई युवा नेता कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना था। कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद दूसरा बड़ा जो उसमें डिसीजन लिया जाता है, ये डिसीजन लिया जाता है कि अब हमारी मांग स्वराज की नहीं रहेगी, बल्कि हमारी मांग रहेगी पूर्ण स्वराज की, यानी कि हमें पूर्ण स्वराज से कम कुछ नहीं चाहिए। इसके साथ साथ ये भी निर्णय लिया जाता है कि हम 26 जनवरी को जब तक वास्तव में आज़ाद नहीं हो जाते तब तक हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। उसके साथ आगे क्या होता है वो हम आज की इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे नमक यात्रा की, बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की, बात करेंगे गांधी जी की 11 सूत्री मांगों की, और बात करेंगे कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में अंतर क्या था। ओके, पहले एक सविनय अवज्ञा आंदोलन का मैं अर्थ आपको बता दूं कि सविनय का अर्थ होता है प्रेम पूर्वक, ओके, और अवज्ञा मतलब ना मानना। कि यहाँ पर मुख्य जो आह्वान था गांधी जी का इस आंदोलन में कि हमें अंग्रेजों के कानूनों को नहीं मानना। अंग्रेज हमारे देश में हमारे ऊपर हुक्म नहीं चला सकते, हमारे ऊपर कानून, जोर जबरदस्ती के कानून है वो नहीं थोप सकते। तो देश को एकजुट करने के लिए गांधी जी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया था। गांधी जी ने जब शुरुआत की थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो उसमें यह था कि हम कानूनों को तोड़ने वाले, हम नहीं मानने वाले। तो उन्होंने सबसे पहले जिस कानून को तोड़ा था वो था नमक कानून, क्योंकि उस वक्त नमक के ऊपर कर लगा दिया गया था, टैक्स लगा दिया गया था और भारतीय नमक नहीं बना सकते थे। तो गांधी जी ने
इसी के साथ शुरुआत की कि सबसे पहले हम इसी कानून को तोड़ने वाले। तो गांधी जी ने नमक को क्यों चुना, इसकी हम आगे बात करेंगे। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय लॉर्ड इरविन को एक खत लिखा था गांधी जी ने, और इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। यानी उस खत में 11 मांगे अंग्रेजों के सामने रखी गई थी। इनमें से कुछ मांगे तो सामान्य थी, यानी कि हर किसी से जुड़ी हुई थी, जैसे कि करों से संबंधित थी कि कर है आमतौर पे कम कर दी जाए, या उनमें जिस तरीके से नमक कर है उसकी भी बात की गई थी। कुछ मांगे थी व्यापारियों से संबंधित और कुछ मांगे थी किसानों से, यानी कि अलग अलग तबकों से जुड़ी हुई थी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मांग थी वो थी नमक कर को ख़त्म कर दिया जाए। अब नमक को ही इतना ज़्यादा जोर नमक के ऊपर क्यों दिया गया था, ये आपका एक इम्पोर्टेंट 3 मार्कर क्वेश्चन बनेगा कि गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना। तो इसका कारण ये था कि गांधी जी को लगा कि नमक एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग सभी भारतीय करते हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सभी इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा ये कि नमक हर भारतीय की भोजन का थाली का हिस्सा है। और तीसरा ये था कि नमक पर कार्ड लगाना जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी सबसे दमनकारी नीति का अति था, कि मतलब हद ही हो गई, नमक को भी नहीं छोड़ा, वो भी हम नहीं बना सकते थे। यानी सारा फोकस उनका पैसे कमाने के ऊपर था। तो इससे गांधी जी को लगा कि नमक से एक तो सभी भारतीयों को एक साथ जोड़ पाएंगे, दूसरा उन्हें लगा कि इससे भारतीयों के सामने जो लोग अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की नीतियों को लेकर के इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे, उनको अवेयर किया जा सकता कि ये आपका भला नहीं करना चाहते या नहीं करने वाले। अगर हमें अपना खुद का भला करना है, हम चाहते हैं कि हमारे लिए हमारे हालात सुधरे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम मिल करके खड़े हो जाएं, अड़ें, लड़ें और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दें। तो यहाँ इन्हीं कारणों से गांधी जी ने नमक को चुना और उन्होंने डिसाइड किया कि हम नमक कानून को तोड़ेंगे सबसे पहले, और उसके बाद बाकी कानूनों को हम नहीं मानेंगे। तो ये नमक यात्रा जो थी वो इसी को लेकर के थी, इसीलिए इसे नमक यात्रा या फिर दांडी यात्रा भी कहा जाता है, क्योंकि ये कहाँ से थी, साबरमती आश्रम से दांडी, जो गुजरात का एक तटीय शहर है, वहाँ तक की एक यात्रा थी। तो गांधी जी का ये पत्र एक अल्टीमेटम यानी कि चेतावनी था कि या तो पूरी कर दीजिए, कब तक, 11 मार्च तक का उनको टाइम दे दिया गया, अदरवाइज हम क्या करेंगे कि कांग्रेस पार्टी सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। क्यों तैयार नहीं थे? क्योंकि उन्हें लगता था कि गांधी जी एक मामूली नेता है और असहयोग आंदोलन में हो सकता है लोग जुड़ गए हों, लेकिन इस बार नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमने बेहतर तैयारी कर रखी है और लोगों को जुड़ने नहीं देंगे। और इसी अकड़ में कह लीजिए कि गवर्नमेंट भी झुकने को तैयार नहीं थी, उन्होंने उन मांगों को ठुकरा दिया। फलस्वरूप गांधी जी ने अपने 78 विश्वस्त जो सहयोगी थे उनके साथ नमक यात्रा की शुरुआत की। नमक यात्रा की शुरुआत है वो 12 मार्च से की जाती है, और ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक थी, साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी, एक तटीय शहर कस्बा है गुजरात में, वहाँ तक की यात्रा थी। मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ पर आपको दिखाई देगा मैप में, तो ये यहाँ पे है दांडी, ओके, और यहाँ पे है हमारा साबरमती और यहाँ दांडी है, यानी कि साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा थी। यहाँ तक ये कितनी दूरी थी, 240 किलोमीटर की, 240 मील की दूरी थी, ओके। और इसमें हर रोज़ 10 मील चले थे, यानी कि 24 दिनों में इस यात्रा को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था और 24 दिनों में इसको पूरा किया गया था। गांधी जी ने 78 अपने अनुयायियों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ शुरुआत की थी, लेकिन रास्ते में हजारों लोग उनसे जुड़ते गए थे, भीड़ बढ़ती गई थी, कारवां बढ़ता गया था, हजारों लोग उनको सुनने के लिए आते थे, और गांधी जी ने उन लोगों से स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया था कि हमें अंग्रेजों की शांतिपूर्ण अवज्ञा करनी, यानी कि अंग्रेजों का कहना नहीं मानना है, हालांकि हिंसा बिल्कुल नहीं करनी है। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचते, वहां पर उन्होंने समुद्र के पानी को बॉयल किया, उबाला और नमक बनाना शुरू कर दिया, और इस तरीके से ये नमक कानून का उल्लंघन था। नमक कानून को उन्होंने तोड़ा और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती, यानी कि जो दांडी मार्च था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी, और उसके बाद पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो फैल जाता है, और इसमें घटनाएं लगभग वही होती है जैसा कि असहयोग आंदोलन में हुआ था। पूरे देश में जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल कॉलेज जाना बंद कर देते हैं, जो टीचर्स हैं उन्होंने अपने रेजिग्नेशन दे दिए थे, वकील थे उन्होंने कोर्ट का बहिष्कार कर दिया था, जो भी नेता थे उन्होंने अपनी पदवियों, जैसे टाइटल थे केसरी हिंद या इस टाइप के टाइटल्स दिए जाते थे, उनको लौटा दिया उन्होंने।
लोगों ने विदेशी सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया, खादी पहनना शुरू कर दिया, शराब की दुकानें हैं उनकी पिकेटिंग की गई, यानी कि उनके सामने धरना प्रदर्शन किया गया। तो पूरे देश में ये आंदोलन फैल जाता है। यह आंदोलन जो असहयोग आंदोलन था उससे थोड़ा अलग था। कैसे अलग था, चलिए उसका भी पता लगाते हैं। जब हम तुलना करते हैं कि असहयोग आंदोलन सवैया आंदोलन में अंतर क्या था, तो बहुत से ऐसे आपको चीज़ें मिलेगी जो कि एक जैसी थी, यानी कि जो गतिविधियां थी, घटनाएं जो थी वो एक जैसी थी, लेकिन फिर भी इन दोनों में काफ़ी सारे अंतर थे। पहला जो अंतर था वो था उद्देश्य को लेकर के, यानी कि यहाँ पर एक ही अंतर की बात की गई, मैं आपको 4 अंतर बताऊंगा क्योंकि ये 5 मार्कर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला जो अंतर था कि असहयोग आंदोलन में हमारा मुख्य जो मांग थी वो थी स्वराज की प्राप्ति, कि हमें स्वराज चाहिए, यानी कि हमें सेल्फ रूल चाहिए। आप अगर व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करते रहिए, लेकिन हमें लोकल गवर्नमेंट के लिए हमें शक्तियाँ चाहिए, पावर चाहिए। जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो यहाँ पर हमने कहा कि नहीं, हमें स्वराज नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, आपको बोरिया बिस्तर लेकर के यहाँ से जाना पड़ेगा। तो उद्देश्य में अंतर था। दूसरा कि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने आह्वान किया था कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, हमें कोऑपरेट नहीं करना है। जबकि यहाँ पर जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन था, यहाँ पर गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने आह्वान किया था कि अंग्रेजों का सहयोग ही नहीं करना बल्कि उनके कानूनों का भी उल्लंघन करना, यानी कि वहाँ पे था सहयोग नहीं करना, कानून नहीं तोड़ने, ऐसी बात कही गई थी। यहाँ पे था कि हम कानूनों का उल्लंघन करेंगे, कानूनों को तोड़ेंगे, हम नहीं मानने वाले उनके कानूनों को। ये दूसरा अंतर था। तीसरा अंतर ये था कि जो असहयोग आंदोलन था उसमें महिलाओं की भागीदारी कम थी, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी अधिक थी। ये भी एक बड़ा अंतर था। यानी कि ये 3 बड़े अंतर थे जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो ज़्यादा विशाल था। इसके साथ साथ अगर हम वैसे भी बात करें प्रभाव की भी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ज़्यादा विस्तृत था। असहयोग आंदोलन कुछ ही इलाकों में फैला हुआ था, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम सभी भागों में एक समान रूप से शक्तिशाली या प्रभावशाली था। जब यह आंदोलन फैला तो देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा, शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लग गई, किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया, गांव में तैनात कर्मचारी थे वो इस्तीफे देने लगे थे, बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले जो वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे थे, वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे थे। यानी पूरे देश में इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। अब इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उसने जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। बहुत से स्थानों पर हिंसक टकराव भी हुए थे। महीने भर बाद जब गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने पुलिस चौकियों, नगरपालिका भवनों, अदालतों, रेलवे स्टेशनों पर हमले करने शुरू कर दिए थे। भयभीत सरकार ने और भी निर्मम दमन का रास्ता अपना लिया। शांतिपूर्ण जो सत्याग्रही थे उन पर हमले किए, औरतों बच्चों को पीटा गया। लगभग 1 लाख लोग थे इस आंदोलन में गिरफ्तार कर लिए गए थे। ऐसी स्थिति में एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया गया था। हालांकि वापस लेने का सिर्फ यही तरीका नहीं था कि आंदोलनकारी लोग थे उनको दबाया जा रहा था। इसका कारण ये था कि गांधी और इरविन के बीच में, लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्या था, कब होता है ये? 1931 को होता है। 5 मार्च याद रहे ना रहे कोई जरूरी नहीं है, 1931 में ये समझौता होता है। किसके बीच में होता है? गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में होता है। इस समझौते के तहत गांधी जी इस बात के लिए मान जाते हैं कि मैं 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लूंगा, यानी कि चलिए बैठ करके बात करते हैं, क्योंकि लॉर्ड इरविन ने कहा ना बैठ करके बात करेंगे, आपकी मांगे हम पूरी करेंगे। तो गांधी जी है वो 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बदले में ब्रिटिश सरकार है, लॉर्ड इरविन है, वो सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि जितने भी राजनीतिक बंदी, मतलब जिन्हें आंदोलन के कारण, सरकार का विरोध करने के कारण जेल में डाला गया, उनको हम छोड़ देंगे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब इसी पर बेस्ड है कुछ आसान से प्रश्न। तो यहां देखिए 2 प्रश्न हमें दिए गए, 2 प्रश्न है जो इसी वर्कशीट पर बेस्ड है। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया कि देश को एकजुट करने के लिए गांधी जी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया था, टिप्पणी कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना। ओके, नमक को चुनने के पीछे कारण क्या थे ये हमें बताना है। तो महात्मा गांधी ने नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक पाया जो राष्ट्र को एकजुट कर सकता था। नमक अमीर और गरीब, हिंदू और मुस्लिम,
सभी द्वारा समान रूप से उपभोग की जाने वाली वस्तु थी। यह भोजन की सबसे आवश्यक वस्तुओं में से एक थी। नमक पर कर लगाना ब्रिटिश सरकार के शोषण की अति थी। इन्हीं सब कारणों से गांधी जी ने नमक को आंदोलन के लिए चुना था। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन दिया गया, दूसरा हमारा प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन सविनय विज्ञान आंदोलन से अलग किस प्रकार था। ओके, ये हमें बताना है, यानी कि दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। ये आपके 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। हालांकि अगर इस वर्कशीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहले 2 पॉइंट कर लोगे तो काफ़ी रहेगा आपके लिए। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्वराज था, जबकि सविनय विज्ञान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पूर्ण स्वराज था। पहला अंतर था उद्देश्य को लेकर के। उसके बाद दूसरा अंतर था, असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने अंग्रेजों का सहयोग न करने का आह्वान किया था, जबकि सविनय विज्ञान आंदोलन में कानूनों का उल्लंघन करने का आह्वान किया गया था। यानी कि वहाँ पे सिर्फ सहयोग से काम नहीं चल रहा था, वहाँ पे कहा गया कि हम अंग्रेजों के कानूनों को तोड़ेंगे, लेकिन कैसे? शांतिपूर्ण तरीके से। असहयोग आंदोलन की तुलना में सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो ज़्यादा विस्तृत था, पूरे देश में फैला हुआ था। इसके साथ साथ चौथा अंतर यह था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी असहयोग आंदोलन की तुलना में ज़्यादा थी। तो ये कुछ प्रमुख अंतर थे दोनों आंदोलनों में। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, ये चैप्टर है ऑलरेडी पब्लिश किया जा चुका है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, या जितने भी आपके सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान है सेकेंड टर्म की, उसके सभी चैप्टर्स के वीडियो है वो पब्लिश हो चुके हैं। कहाँ मिलेंगे? प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10 सोशल साइंस का जीनियस बैच आपको मिलेगा। वहाँ पर आपको वो सभी वीडियोस मिल जाएंगे, जहाँ पर आप 10 डेज में, ऑलमोस्ट 10 डेज में पूरे सिलेबस को कवर अप कर सकते हो। इसके बाद हम एक और सीरीज़ लेकर के आएंगे आपके लिए, जिसमें हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये एपिसोड या वो वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो कभी कभी अगर कमेंट कर दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।